नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और सेशन के बिल्कुल मध्य भाग में यानी करीब 12 बजे के आसपास निफ्टी बैंक क्या कर रहे हैं, स्टॉक्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, सब पे बातचीत करेंगे। आपकी रणनीति क्या हो यहाँ से लेकर 3:30 तक, सब पे करेंगे बातचीत, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो स्टॉक्स हो या फिर कुछ ऑप्शंस के ट्रेड हो। एक्सपायरी डे और एक बात बिल्कुल क्लियर थी सुबह सुबह। देखिए, हमने इंडेक्स से बातचीत की थी आशीष शर्मा जब सुबह थे, और दो चीज़ों पे और बात की थी। एक था HDFC बैंक और एक था निफ्टी IT, एंड स्पेशली मुनाफे की तैयारी में काफ़ी बात भी हुई थी। 3 फैक्टर थे, एक्सपायरी, देन निफ्टी IT और तीसरा था HDFC बैंक। पहले निफ्टी IT पे बात क्या हुई थी कि ये एक इंडेक्स ऑफ द डे हो सकता है, जिस प्रकार के नंबर्स हैं, जिस प्रकार का प्राइस बिहेवियर है, और जहां आपने 42,843,000 के जोन को काटा, क्योंकि ये अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कल ही रीगेन कर चुका था। ये दिन बिलोंग करेगा निफ्टी IT को, और बखूबी वैसा ही हुआ। एंड थैंक्स टू आई थिंक मिड कैप IT, कोफोच, क्या खूबसूरत नंबर्स, क्या शानदार नंबर्स। मैनेजमेंट से हमारी बातचीत भी हुई थी और वो करीब 12% ऊपर ट्रेड कर रहा है, और पूरा का पूरा IT है। देखिए, लार्ज कैप IT कल भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, और ये जो आज सुबह मार्केट पल्स हुई थी कि हमारे में बात हुई थी आपसे, वो बखूबी बयान भी किया गया था। तो IT ने एज अ सेक्टर और एज अ इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। लेकिन जो दूसरी कड़ी थी HDFC बैंक, वो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग स्विंग कल देख चुकी थी, लेकिन उसके लिए आज उसकी टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होनी थी 1680 पर और 1700 पर। अब क्या था जनाब वो जोन? सुबह आपसे बात की थी 1680, दैट्स फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की डायरेक्शन को चेंज करने में इस एवरेज का बहुत बड़ा योगदान होता है, महत्व होता है। और 1700 पे थे जनवरी के सबसे बड़े कॉलाइटर्स, और देख लीजिए स्टॉक वहीं से सिंक हुआ, और इसका इंपैक्ट निफ्टी पे बखूबी है। निफ्टी का डाउनसाइड रिस्ट्रिक्ट किया निफ्टी IT ने, और अपसाइड रिस्ट्रिक्ट किया निफ्टी बैंक ने, HDFC बैंक ने। और सुबह जो बात हुई थी ना कि जिस प्रकार से हमारा कल डाउन स्विंग था और डाउन स्विंग के बाद अप स्विंग आया, एक परफेक्ट एक्सपायरी डे बन चुका है ये, जिसमें 23,200 का कॉल राइटर सेफ है, जिसमें 23,000 का पुट राइटर सेफ है। ये चीज़ मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, और जो सुबह के लेवल से वो लेके आइएगा। अ टिपिकल सनराइज इंडेक्स टिल द टाइम वी आर नॉट गोइंग टू क्रॉस 23, 256 एंड 307। जब तक कि ये ट्रेजेक्टरी बाइसेक्ट नहीं हो रही है, आपको सनराइज करना है, और अपने ट्रेड्स को कवर या फिर बाय की अगर कोई गुंजाइश तलाशनी है तो वो है क्लोजर टू बेस 1, दैट्स 23036 एंड 22971। और अब देखते हैं जरा क्या हो रहा है। देखिए, सुबह से बाजार फ्रेंकली स्पीकिंग अभी तक ऑप्शन राइटर के ग्रिप में है। हम भले ही निफ्टी IT ने 1000 पॉइंट दिए हों, लेकिन हम उस ऑप्शन राइटर की ग्रिप से बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं। हम नहीं जा रहे हैं उसके, अगर आप देखें, उसको अनकंफर्टेबल करने के लिए। और आप देखिए किस प्रकार की कॉल राइटिंग है। 1 करोड़ कॉल बिकी हैं लगभग 23,200 पे। सेम इज़ द केस विथ 23300। अब अगर आप इन दोनों स्ट्राइक्स को देखें तो आपका जो आउटस्टैंडिंग वाई है वो 4 करोड़ हो गया, जो कि क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि वो जो 50 पॉइंट की हमने रेंज तय की थी 23,250 से लेकर 23,307, वो एक अपर एज है। और यकीन मानिए, ये स्टैट्स यही रिफ्लेक्ट करते हैं कि टिल द टाइम आप उस 50 पॉइंट की रेंज को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लुक्स इम्पॉसिबल। और याद रखिएगा, नीचे जिस प्रकार की पुट राइटिंग 23,200 पे हुई है, 23,100 पे हुई है, 2.25 करोड़ पुट बिकी हैं, वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करती हैं कि हमारे पास एक इंट्राडे स्ट्रॉन्ग बेस परसिस्ट करता है 23,150 से 23,200 की रेंज में। उलटफेर तभी होगा, याद रखिएगा, जब आप 23,250 को बाइसेक्ट करेंगे। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक में क्या बात हुई थी? निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आके ट्रेड कर रहा है करीब समझ लीजिएगा कि 48,583, मोर और लेस डीलों के आसपास। लेके आइए RS1। ये मैं पिछले 4 सेशन से कह रहा हूँ, हमें एक डे पर्सपेक्टिव रखना है रोज़। कोई ये मत सोचिए कि आज तेज़ी आज मंदी, नहीं।
जब तक RS1 नहीं कटेगा, इट्स 48853, चाहे वो HDFC हो, चाहे वो ICICI हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, जब तक RS1 नहीं कटेगा, इट्स 48853 एंड 49061, जो कि सबसे बड़े कल कॉल राइटर्स का जोन है, हम सेल एंड राइज करेंगे। एंड सेल एंड राइज, इंटेंशन सेल एंड राइज की होगी एंड टारगेटिंग बेस वन। जरा लेके आइए स्क्रीन पे प्लीज, बेस वन क्या था। बेस वन जहां पे अपने शॉर्ट रेट्स को चेक करना था वो थी 48,530, और अगर आप आज देख सकें तो निफ्टी बैंक का लो एग्जैक्टली इसी के बीच में परसिस्ट करता है, इट्स 48493। तो अभी तक ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं, जरा आइए निफ्टी बैंक को देखते हैं। 49,000 का कॉल राइटर क्या कर रहा है, आइए जरा एक बार सेंस लेने की कोशिश करते हैं। 49,000 का कॉल राइटर आपकी स्क्रीन पे वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठा है, अभी भी हम उसको अनकंफर्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, स्टिल होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख शेयर्स। और नीचे मैं बार बार इस बात की वकालत इसलिए कर रहा हूँ कि हमें 2 ट्रांचेस में अपने शॉर्ट रेट को कवर करना है। एक क्लोजर टू बेस वन जो कि करीब 11.5 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, और अगर और स्लिप हुए तो इन एनी केस क्लोजर टू बेस टू जहाँ पे करीब करीब 15.25 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। प्रशांत इस कार्यक्रम में है। बीन वाले एक बार प्लीज प्रशांत से हम बात करें उससे पहले आज अर्निंग्स के लिहाज से मेरे ख्याल से इस अर्निंग सीजन का सबसे बड़ा स्विंग इट्स कोफोर्ज 12% ऊपर। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। प्रशांत, इंडेक्स पर आपकी अप्रोच क्या है? जी वीरू जी, वेरी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है कि एक जो अहम लेवल है वो क्लोजिंग बेसिस पे होगा 23,340, 350, 23,350। इसके ऊपर क्लोज होने के बाद हम थोड़ा सा एक पुलबैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है तब तक हम बिल्कुल जैसा आपने कहा कि टेक्सचर क्लियर नहीं है, अभी तक हमें वही रणनीति रखनी होगी, वही अप्रोच रखना होगा जहां हम एग्रेसिव लॉन्ग्स ओवरनाइट डिप्लॉय ना करें, ट्रेड जो होंगे वो इंट्राडे स्पेसिफिक ही रखें। ओवरनाइट कैरी का कन्विक्शन तभी आएगा जब हम 23,350 के ऊपर क्लोज हो। इस स्विंग में जो लो बना हुआ है वो बहुत अहम होगा, जहां हमने जस्ट 23,000 को ब्रेक किया था, उसके नीचे अगर पिन पॉइंट वीक शॉर्टर्स आए थे उनके अगेंस्ट एक डिसेंट पुल बैक आया है। आज दोपहर के सत्र में अगर हम 23,250-60 स्पॉट में क्रॉस करें, 10-15 मिनट भी सस्टेन करें, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग पुल बैक आफ्टरनून में आ सकता है, जहां पे एक 60 से 70 पॉइंट देके हम 23,300 320 तक जा सकते हैं। बट इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि हम अभी तक, जो आपने बिल्कुल कहा था कि ऑप्शन राइटर को हम अनकंफर्टेबल कर नहीं पाए, हालांकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है बट अनकंफर्टेबल जोन में डाल नहीं पाए। तो जब हम थोड़ा और ऊपर यानी 23,250-60 को क्रॉस करें तब वो जोन दिखना शायद शुरू हो सकता है। तो निफ्टी में मेरी रणनीति होगी कि जिनके पास अगर कोई इंट्राडे लॉन्ग्स है तो इंट्राडे के हिसाब से उसको ट्रीट करे, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 23,175-80, हार्डली 40-50 पॉइंट नीचे। ज्यादा बड़े रिस्क रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रेड्स आपके इंट्राडे होंगे। इसके सामने आप अगर बैंक निफ्टी देखते हो तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। हालांकि 3 दिनों पहले जो पैटर्न बना है और बेस पे जब एक बेरिश एनगल्फिंग बनती है, टिपिकली एक लास्ट एनगल्फिंग होने के चांसेस होते हैं। कंफर्मेशन आया नहीं है, तो मेरे लिए निफ्टी बैंक कंप्लीटली नो ट्रेड जोन में होगा। यहाँ पे अहम लेवल्स है करीबन 48,548,500, यानी हम इसके ऑलमोस्ट इर्द गिर्द है। ऊपरी लेवल पे 49,200, 49,400, ये बहुत बड़े रेजिस्टेंसेस है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी भी कोई पुल बैक नजर नहीं आ रहा है। दोनों इंडाइसेस को कंपेयर करें, निफ्टी बैंक डेफिनेटली वीक लग रहा है, और निफ्टी में मुझे लग रहा है पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा प्रशांत, आपके 3 ट्रेड्स? तो वीरू जी, तीनों ही लॉन्ग साइड्स पे होंगे। एक चीज नजर आ रही है काफी दिनों बाद, स्टॉक्स में बेस फॉर्मेशन का अटेम्प्ट हो रहा है, तो यहाँ पे प्रीएम्प्ट करेंगे। कल सुबह के सत्र में मैंने ब्रिटानिया का ट्रेड दिया था फॉर अ टारगेट ऑफ 5,050। एक अच्छा वहां पे ब्रेकआउट नजर आ रहा है, रेंज ब्रेकआउट। मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूंगा। मेरा अब जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा करीबन 4,940, 4,940 स्पॉट। टारगेट मेरा होगा 5,150, 5,150 का। नेक्स्ट पिक एचडीएफसी एएमसी होगा, यहाँ पे भी बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है। यहाँ पे जो स्टॉप ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस मेरा होगा 3,945, 3,945, और यहाँ से टारगेट होगा 4,150, 4,150 का। और आखिरी पिक ऑटो सेक्टर में अगर हम टीवीएस मोटर्स को देखें, इसने एक अहम सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया हुआ है, बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ हम एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एंटर कर सकते हैं लॉन्ग साइड पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे 2265 स्पॉट के नीचे, बिलो 2265। टारगेट होगा 2360, 2360 का। ओके,
तो 3 ट्रेड्स हो गए यहाँ पर, एक एक करके आपके स्क्रीन पे आए हैं और टीवीएस मोटर्स 2293 पर निफ्टी वही 23219 और निफ्टी जब बहुत देर से टिका हुआ है 200 के ऊपर, तो ये 200 के पुट राइटर्स को कन्वर्शन भी देता हुआ हम देखा कि 23,200 की पुट काफ़ी बिकी हुई है इस वक्त। अच्छा, एक प्रेशर पॉइंट और है अलॉन्ग विद आई थिंक HDFC बैंक। मीनवाइल जिस बात का हमें सुबह शायद थोड़ा सा कंफर्ट मिल रहा था कि HDFC बैंक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रेशर जनरेट ना करे, भले ही हायर लेवल से सिंक हो जाए, बट वो अब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रेशर जनरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने खुलते साथ 20 डेमा से रिवर्सल लिया, आपने 200 डेमा तोड़ा, आपने कल की कैंडल में एंटर करना शुरू कर दिया और आपने 10 डेमा के ऊपर 10 डेमा के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो वीकनेस HDFC बैंक इस वक्त जनरेट करता हुआ। खैर, एक आम कहते हैं ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ ऑप्शन ट्रेड्स और साथ ही साथ कुछ मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। और आज सुबह हमने कोफोर्ज से बात की थी, इसी क्रम में अब हम परसिस्टेंट सिस्टम से कुछ देर में बाद बातचीत करेंगे। आज का सेकेंड टॉप गेनर इन डेरिवेटिव्स 6308 पे, इस पर बातचीत छोटे से ब्रेक के बाद। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम बातचीत करेंगे आज परसिस्टेंट की मैनेजमेंट से, और एक बार स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पे। नंबर्स अच्छे थे और बाकी बहुत सारे पहलू हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर विनीत देसाई मौजूद हैं, CFO परसिस्टेंट सिस्टम के। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है सर आपके नंबर्स पे आज स्ट्रीट का, और रेवेन्यू आपका इस क्वार्टर में Q3 FY25 में अप्रॉक्सीमेटली 19.9 ये ग्रोथ थी YoY बेसिस पे। सीक्वेंशली इट वाज आई थिंक 4.3। की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे सर इस बार, और ये रेवेन्यू को जो इस वक्त ये जिन्होंने इम्पैक्ट किया, और अगले आने वाले क्वार्टर्स में क्या ये कंटिन्यू कर पाएंगे? देखिए, जैसे हमारा 19 क्वार्टर कॉन्जिक्यूटिव ग्रोथ है, सिक्वेंशियली हमने ग्रो किया है। ये क्वार्टर हमारा टिपिकली ये इंडस्ट्री के लिए सीजनली वीक क्वार्टर रहता है, उसमें भी हमने 4.3% ग्रोथ दिखाई है। हमारे तीनों वर्टिकल जो हेल्थ केयर, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, हाईटेक, तीनों वर्टिकल्स $100 मिलियन का रन रेट क्रॉस कर रहे हैं, हेल्दी ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इतना कॉन्फिडेंस तो देती है कि ये आगे जाके भी हमारे लिए सस्टेनेबल रहना चाहिए। अभी अभी के हिसाब से हमने जो FY27 के लिए जो गाइडेंस दिया था कि हम $2 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट अचीव करेंगे, तो वो अभी भी हम उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। ये ग्रोथ आते आते हमने मार्जिन इम्प्रूवमेंट का भी लक्ष्य लेके रखा था, तो वो मार्जिन इम्प्रूवमेंट भी ये क्वार्टर में आपने दिखाई दिया है। अगले क्वार्टर में भी एज ग्रोथ कम्स इन, तो हमें लगता है कि मार्जिन इम्प्रूवमेंट यहाँ से भी हो जाएगा और हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे FY26 में एंटर करेंगे। विनीत जी, सिक्वेंशली आपके मार्जिन्स में, एबिट मार्जिन्स में अप्रॉक्सीमेटली 90 बेसिस का इम्प्रूवमेंट है। ये रिलैक्सेशन आपको मार्जिन से कहाँ से मिला, और अगले कुछ क्वार्टर्स में आपको मार्जिन्स के एक्सपेक्टेशन का और कितना स्कोप नज़र आ रहा है? देखिए, वन ऑफ द मेजर ड्राइविंग फैक्टर था कि हमारा यूटिलाइजेशन जो 84.7 था, 84.8% था, वो अभी 87.4% पे आ गया है। हमने एक बड़े अकाउंट में काफ़ी पिछले साल काफ़ी बड़ा रैंप अप किया था, तो उसका एक राइट शोरिंग का स्ट्रैटेजी जो हमने शुरुआत की थी, उसके इफेक्ट्स आपको दिखाई दिए हैं। हमारे प्राइसिंग करेंसी का एक 50 बेसिस पॉइंट का बेनिफिट मिला है, और बाकी सब ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो कंपनी में ड्राइव होती है, तो वो सब ड्राइव करके हमने ये 14.9% का ऑपरेटिंग मार्जिन अचीव किया है। आप अगर हमारे H1 का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वहाँ हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन H1 के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन 14% था। फर्स्ट क्वार्टर Q3 में 14.9 पे गया है। हमें उम्मीद है कि जिस तरह की ग्रोथ हमें अभी विजिबल है, उसके हिसाब से हम ग्रोथ भी अचीव करेंगे और हमारे मार्जिन का जो लक्ष्य है वो भी अचीव करेंगे। ओके विनीत जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, बातचीत करी। मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा समय की कमी है इसलिए मैं कुछ और सेगमेंटल आई थिंक सेगमेंट से बात करना चाह रहा था, वो शायद ना कर पाऊँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ ऑप्शन ट्रेड्स के बारे में और कुछ विषय के बारे में। हाजिर होते हैं। निफ्टी में एक स्पाइक आया है। निफ्टी अब करीब 23,251 की ट्रेजेक्ट्री में अब उस लेवल को टेस्ट करता हुआ
क्योंकि निफ्टी आईटी का मूव स्ट्रांग है, बहुत सारी और पॉकेट्स हैं जो कि अब कंट्रीब्यूट करना शुरू कर रहे हैं। तो स्टे अलर्ट 23256। अब बात करते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड की। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, यहाँ पे बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अगर हम देखें तो एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस है। मुझे लग रहा है यहाँ मोमेंटम बढ़ सकता है। तो इसकी जो जनवरी महीने की 6000 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन करीबन 90-95 के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ 50 के नीचे स्टॉप लॉस 48 पे स्टॉप लॉस रख के 165 190 इन टारगेट्स के लिए बाय करने की सलाह होगी। बीएससी की 6000 की कॉल आप बाय कर सकते हैं। चलिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर आए रखिए आपने। विषय को बदलते हैं, बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने महाराष्ट्र में बड़े निवेश का ऐलान किया है। कल दावोस में हुए एक समारोह में रिलायंस और महाराष्ट्र सरकार ने 3,05,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। इसको लेकर कल दावोस में एमओयू साइन भी किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका ऐलान किया। ये निवेश न्यू एनर्जी, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, हाई टेक और मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम जैसे सेक्टर में होगा। अनंत अंबानी की लीडरशिप में ये निवेश पूरा होगा। इस राज्य में करीब करीब 3 लाख नौकरियों के मौके भी उत्पन्न होंगे। It is an extreme honor and a moment of pride for me and for RIL as we embark on this remarkable MOU with the government of Maharashtra. RIL has always been deeply committed to the idea of New India under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji. As the largest business group in India, we are spread across the country, furthering our commitment to build a great nation. In this regard, our 3,05,000 crore MOU spread across new energy, retail, hospitality, green power, high-tech manufacturing is the step in that direction. रिलायंस इंडस्ट्री ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री महाराष्ट्र में 3,05,000 करोड़ का निवेश करने जा रही है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में यह निवेश होगा, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिएस्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, रिटेल, डेटा सेंटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट ऐसे वैरिड क्षेत्रों में ये इन्वेस्टमेंट होने वाली है। विशेष रूप से इसमें से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ये चूंकि सेवा क्षेत्र में जा रही है, तो इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर इससे नौकरियों का सृजन होगा, जॉब्स का क्रिएशन होगा और करीब करीब 3 लाख जॉब्स का क्रिएशन ये इन्वेस्टमेंट करेगी, ऐसा एक प्राथमिक अनुमान है।